जो मॉल्स बने हैं 70% आज की डेट में वो फेल हैं। रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट एक इमोशन होता है। एंट्री तो आसान है, जी। एंट्री पर सब ध्यान दे लेते हैं, लेकिन एग्जिट प्लान पर कोई क्यों नहीं ध्यान देता है? पहले होते थे साल में 1-2 लॉन्चेस होते थे बड़े डेवलपर के, मगर आज की डेट में महीने में आपको 3-3 लॉन्च दिख रहे हैं। लोग क्या करते हैं कि वो पेपर वर्क फॉर्मेलिटी पूरी करके बस देखते हैं कि पेपरों पे क्या है, मगर वो पेपरों पे बिल्डर पूरा नहीं कर पाता। यही दिक्कत आती है। और क्या हम अब ये मान लें कि नोएडा नेक्स्ट कमर्शियल इन्वेस्टमेंट का हब बनता जा रहा है? ये सिर्फ कागजी बात है। ये कागजी बात है। जहाँ एप्रिसिएशन ज़्यादा होगा, रेजिडेंशियल में 2% का रिटर्न आएगा साल का, 2 से 3%। कॉमर्शियल में आपका आएगा 6 से 9% का, तो रिस्क भी कॉमर्शियल में थोड़ा ज़्यादा ज्यादा होगा। होता है। तो रिटर्न इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिस्क, या कह सकते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एलीट क्लास पैसा नहीं देखता फिर उस सेगमेंट में जाकर। तो वाकई ये फॉर्च्यून 500 कंपनीज आ रही हैं या सिर्फ एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है? 10% कंपनीज आई है। 90% बाकी है। हेलो एंड वेलकम टू माय प्रॉपर्टी पॉडकास्ट, प्रॉपर्टी से फायदा, जहां पर होगी आपके फायदे की बात। तो आज हम बात करेंगे कमर्शियल प्रॉपर्टी की, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि अगर आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट ना करके कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद और बेहतर सौदा साबित होता है। तो हमारे पास एक्सपर्ट भी मौजूद है, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि आखिरकार क्यों लोग अब दुकानों में, मॉल्स में, स्टूडियो अपार्टमेंट्स में ज़्यादा निवेश कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए एक अश्योर्ड रिटर्न गारंटी किया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि इसमें एंट्री आसान है, लेकिन क्या वाकई एंट्री आसान होने के बाद एग्जिट भी उतनी आसान होती है? तो हमारे साथ प्रॉपर्टी एक्सपर्ट मनोज गाखुर जी मौजूद हैं, और ये हमें आज बताने वाले हैं कि क्या होते हैं वो लीगल टेक्निकलिटीज़ कि आपको अश्योर्ड रिटर्न्स, एक गारंटीड इनकम तो कह दी जाती है, लेकिन क्या मनोज जी वाकई अगर हम इन तमाम कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स को देख लें, अब उसमें आईटी पार्क्स भी आते हैं, आजकल ऑफिस स्पेसेस हैं, नई तरीके के हब्स बनाए जा रहे हैं, स्टूडियो अपार्टमेंट को भी हम अगर कमर्शियल में काउंट करें, तो क्या ये वाकई एक सेफ इन्वेस्टमेंट है? थैंक यू नेहा, आज आपके पॉडकास्ट में मैं आया तो उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। आईटीएस लैंड्स हैं कमर्शियल में जैसे, और बहुत सारे तरीके के कमर्शियल स्पेसेस होते हैं, जैसे वेयर हाउसेज होते हैं, डाटा सेंटर्स होते हैं। तो नोएडा अथॉरिटी ने मार्क कर रखी है जगह कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए, और उन्हीं स्पेसेस में एक्टिविटीज़ होती हैं। और लोग यहाँ पर इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि जो रेंटल यील्ड है रेजिडेंशियल से ज़्यादा होती है। रेजिडेंशियल में 2 से 3% होती है, और कॉमर्शियल में ये देखा गया है ये 6 से 9% तक कॉमर्शियल की रेंटिंग जाती है। तो अगर हमें ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है तो ये मतलब तो नहीं है ना कि वो सेफ भी है? तो क्या हम वो रिस्क लें या ना लें, और हमारे लिए ईजिएस्ट ऑप्शन क्या है कि अगर हमारे पास ऑन वन हैंड कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट है, दूसरी तरफ रेजिडेंशियल में, तो किसके लिए जाएं? देखिए नया, जब हम अपने इन्वेस्टर का एक पोर्टफोलियो बनाते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसकी पहली इन्वेस्टमेंट कौन सी है। अगर वो पहला इन्वेस्टर है तो हम प्रीफर करते हैं उसे रेजिडेंशियल में लेके जाएं, क्योंकि रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट एक इमोशन होता है। ठीक है, कोई भी, अगर ज़्यादातर लोग नोएडा में आते हैं वो बाहर से आते हैं, अपना शिफ्ट होते हैं यहाँ पर। तो जो आईटी वाले होते हैं, कुछ बैंकिंग के लिए आते हैं लोग, तो ये सारे लोग बाहर से आते हैं और अपनी एक इन्वेस्टमेंट सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं एक रेजिडेंशियल में। देन वही इन्वेस्टर हमारे पास जब दोबारा आता है तो हम कोशिश करते हैं कि उसको कॉमर्शियल की तरफ शिफ्ट करें, क्योंकि वो उस टाइम इन्वेस्टमेंट और रिटर्न के लिए आया हमारे पास। और यही देखा गया है कि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी जो रेंटल वैल्यू होती है, जैसे सोसाइटी की शॉप्स होती हैं, सबसे ज़्यादा जो रेंट वैल्यू होती है वो सोसाइटी शॉप्स में होती है। उसके बाद आज की डेट में कॉमर्शियल में आपको स्टूडियो अपार्टमेंट का क्रेज़ आ गया है मार्केट में, और बहुत सारे डेवलपर्स आ रहे हैं। इवन ब्रांडेड रेजिडेंसीज आ रही हैं नोएडा के अंदर, जैसे मैं बात करूं, बड़े बड़े ब्रांड्स आ गए हैं। तो और आपने देखा भी होगा लॉन्चेस नोएडा मार्केट में रियल एस्टेट के कितने पहले होते थे, साल में 1-2 लॉन्चेस होते थे बड़े डेवलपर के, मगर आज की डेट में महीने में आपको 3-3 लॉन्च दिख रहे हैं नोएडा जैसी मार्केट में। वो इसलिए है क्योंकि ओवरऑल इंडिया भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एंड इंडिया के बाद जो नोएडा लोकेशन है, जैसे हमने बात करी दुबई में, हमने देखा होगा शेख जायद रोड है,
तो वो आज से 20 साल पहले वो भी ऐसी थी जैसे हमारा आज का नोएडा एक्सप्रेसवे है। तो एक ग्रोथ पोटेंशियल बहुत है हमारे पास नोएडा के अंदर। प्लस इसी लोकेशन पे ब्रांडेड रेजिडेंसी का कॉन्सेप्ट आ गया। जो इंडियन डेवलपर है वो बाहर से एक ब्रांडेड, मतलब कि जो जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, वो अरमानी हो गया अपना, जैकब एंड जो कोब हो गया, एंड एली साहब हो गए, आपने को देखने को मिला है कि सारे कोलैबोरेशन के साथ आ रहे हैं। और इंडियन इन्वेस्टर के अंदर भी एक क्रेज़ है, होड़ लग गई है कि हमें भी यहाँ इन्वेस्ट करना है। तो मनु जी, जब कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने कोई भी जाता है XYZ, तो एंट्री तो आसान है, एंट्री पर सब ध्यान दे लेते हैं, लेकिन एग्जिट प्लान पर कोई क्यों नहीं ध्यान देता है? कि ये कितना मुश्किल है और इस पर कितना ध्यान दिया जाना चाहिए, और एग्जिट प्लान के रिस्क क्या है? देखिए नेहा, हम बात कर रहे हैं यहाँ कॉमर्शियल स्पेसेस की। रेजिडेंशियल की नोएडा के अंदर आज के डेट में बहुत डिमांड है, ठीक है। कॉमर्शियल में वही इन्वेस्ट करता है जो सिलेक्टेड बायर्स होते हैं, हर कोई कॉमर्शियल में इन्वेस्ट नहीं करता। और कॉमर्शियल में इन्वेस्टमेंट के लिए आपको एक अच्छा गाइड, एक अच्छा ब्रोकर भी रिक्वायर्ड होता है कि जो आपको उसके सारी डिटेल में बताए कि लाइफ साइकिल जो होती है कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की, वो होती है आप उसे कम से कम 5 से 10 साल उसे रखेंगे। रेजिडेंशियल में क्या होता है कि आपने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ले ली, आपने 2 साल 3 साल बाद आप उसे अंडर कंस्ट्रक्शन फेज में बेच सकते हो विद प्रीमियम, जो हमारा मार्केट का ट्रेंड बता रहा है लास्ट के 10 साल का। मगर कॉमर्शियल में ऐसा नहीं होता। अगर सपोज करो किसी क्लाइंट को हमने ऑफिस स्पेस दिया है, तो पहले वो हैंड ओवर लेगा प्रॉपर्टी की, देन उसमें लीजिंग आएगी। अब बिल्डर क्या कर रहे हैं आज की डेट में, एश्योर्ड रिटर्न, नोएडा की मार्केट में देखा गया एश्योर्ड रिटर्न, लीज गारंटी कॉन्सेप्ट्स होते हैं जैसे अलग अलग, कि लीज गारंटी कर देते हैं प्रोडक्ट्स में। तो जहाँ पर लीज ये गारंटी, दोनों आप समझाइए भी थोड़ा। हाँ, ये लीज गारंटी क्या है? और लीज गारंटी ऐसा होता है कि जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, जब इन्वेस्टमेंट आप करते हैं कॉमर्शियल में तो 50 लाख से 5 करोड़ तक जाता है। तो बिल्डर इन्वेस्टमेंट कराने के लिए तो एक सिक्योरिटी देता है आपको। वो कहता है कि आपको मैं एक रेंटल वैल्यू दूंगा जिसमें मैं आपको लीज को गारंटेड कर देता हूँ। वो जब ही कर सकते हैं जब वो कोई MNC आ जाए। जैसे कोई MNC आ रही है, उनका LOI साइन हो गया है कि आफ्टर पोजेशन वो आपको लीज दे पाएंगे। एक होता है एश्योर्ड रिटर्न, वो होता है कि आपका जब तक अंडर कंस्ट्रक्शन हो रही है कि बिल्डर आपको, आपने 50 लाख की प्रॉपर्टी लिया और 50 लाख दे दिए हैं, तो आपको 12% एश्योर्ड रिटर्न वो देंगे, 50,000 रुपये महीना आपको वो एश्योर्ड रिटर्न करेंगे। मगर रेरा के हिसाब से ये दोनों ही नहीं, वो रूल में नहीं है ऐसा कि ये बिल्डर अपनी मनमानी करता है, जहाँ पर वो नहीं दे पाता वहाँ वो फंस जाता है। कागजी बातें हैं, ये कागजी बातें हैं। अच्छा साउंड करता है क्योंकि शुरू में आपको अश्योर्ड रिटर्न के ही माध्यम से एंट्री कराई जाती है। ये गारंटीड इनकम और जो तमाम अन्य वादे किए जाते हैं वो ऑन ग्राउंड बदल जाते हैं। बिल्कुल, इसमें ना आपको डेवलपर की क्रेडिबिलिटी देखनी है, उसका पास्ट कैसा है डेवलपर का, कितना पुराना डेवलपर है वो। अगर कोई ब्रांड है, और आजकल ब्रांड्स भी नहीं दे रहे क्योंकि रेरा कानून 2016 में इंडिया के अंदर हर स्टेट में आ गया है। तो हमारे यहाँ नोएडा में यूपी रेरा लागू होता है। तो रेरा की बहुत सारी गाइडलाइंस हैं। जैसे कोई प्रोजेक्ट भी बनाता है तो वो 70% फंड्स उसी प्रोजेक्ट में लगाएगा। तो ये सारी क्राइटेरिया पूरा करता है। तो अभी हम जो कॉमर्शियल के अंदर हमें ये देखना है कि प्रोडक्ट हम क्या ले रहे हैं। लोग क्या करते हैं कि वो पेपर वर्क फॉर्मेलिटी पूरी करके बस देखते हैं कि पेपरों पे क्या है, मगर वो पेपरों पे बिल्डर पूरा नहीं कर पाता। यही दिक्कत आती है, फिर वो लिटिगेशंस में। और सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है लोकेशन, लेकिन लोकेशन के लिहाज से और अन्य फैक्टर्स भी ध्यान देने चाहिए, जैसे वहाँ पर क्या फुटफॉल है, कितनी वायबिलिटी है उस लोकेशन की, क्या अप्रोच रोड है, आसपास क्या बन रहा है। तो वो लोकेशन पर सिर्फ ना जाकर बाकी फैक्टर्स को कितना वेटेज देना चाहिए। देखिए नया कहने वाली बात है, लोग यहाँ पर जो भी रियल एस्टेट में आता है वो ये कहता है कि प्रॉपर्टी बिकती है 3 चीज़ों पे, वो होती है लोकेशन, लोकेशन एंड लोकेशन। मगर ऐसा नहीं है। आपकी लोकेशन तो बेस्ट है, मगर आपको उसके साथ सेकंड पॉइंट ये देखना है कि डेवलपर की क्रेडिबिलिटी कैसी है। हमारे पास पास्ट में आपने देखा होगा बड़े बड़े नाम थे नोएडा के अंदर जो NCLT हो गए, एंड अब उसमें को डेवलपर आया है NBCC, जो गवर्नमेंट की सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। अभी रिसेंट में भी एक न्यूज़ है कि सुपरटेक के साथ भी NBCC आ गए हैं, है ना। अमरपाली के हैंड ओवर कर ही चुके हैं वो। तो हमें क्रेडिबिलिटी ज़रूर देखनी है बिल्डर की। JP एक बार टाइम पर बहुत बड़ा नाम होता था, ठीक है, मगर आज के डेट में सुरक्षा करके और उसे डेवलपर्स आए
तो हमें क्रेडिबिलिटी ज़रूर देखनी है इसके अंदर। दूसरा हमें ये देखना है कि प्रोडक्ट जो हम ले रहे हैं उसका हमें टेन्योर जो है वो 10 साल, कॉमर्शियल में हम एंट्री कर रहे हैं तो हमें 10 साल के लिए लेना है, क्योंकि रेजिडेंशियल तो हमारा लिक्विड एसेट हो जाता है, कॉमर्शियल हमारा लिक्विड नहीं होता, वो होता है रेंटल पर्पस के लिए। राइट। जब हम कॉमर्शियल के लिए एंट्री कर रहे हैं तो दोनों सेगमेंट में हमारी एसेट क्लास अलग हो जाती हैं। तो उसमें फ्रॉड्स में भी अंतर होता है, कमर्शियल जो प्रॉपर्टी के फ्रॉड्स हैं वो अलग होते हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के फ्रॉड से। बिल्कुल, देखिए अब हमारे पास जो गाइडलाइंस है रेरा की, वो प्रोजेक्ट्स पे तो एक ही तरीके से गाइडलाइंस बन गई हैं, मगर उसका कॉन्सेप्ट अलग है। यहाँ पर बिल्डर ने आपको लीज गारंटी दे दी, देन जो रेजिडेंशियल की मेंटेनेंस कॉस्ट है वो कम होती है। जब आप कॉमर्शियल में जाते हैं तो वो उसके 10 टाइम्स तक जाती है। सपोज करो एक रेजिडेंशियल में 2 रुपये की कॉस्टिंग आ रही है मेंटेनेंस की, और कॉमर्शियल में वही 20 रुपीज़ पर मंथ आता है। तो अगर बिल्डर ने आपको लीज गारंटी में कह दिया है कि मैं आपको 100 रुपीज़ स्क्वायर फीट दूंगा, और उसमें मेंटेनेंस कॉस्ट बाद में आपको पता चलती है तो ये तो 30% तक मेरी मेंटेनेंस कॉस्ट जा रही है। Right. तो ये पॉइंट्स होते हैं जो बाद में लिटिगेशंस में आते हैं। राइट। तो कौन से क्लॉजेस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जब बाय कर रहे हैं? तो आपने कहा कि लीज गारंटी होती है, शॉर्ट रिटर्न होता है, इसके साथ बाय बैक क्लॉजेस होते हैं। जी जी। तो ये सब इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस कैसे रखें हम? देखिए जब हम किसी भी एग्रीमेंट को करते हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल का करें या कॉमर्शियल का करें, तो एक लीगल सलाह तो हमें ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी में कोई छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट नहीं करते आप आज की डेट में 2 बेडरूम भी नोएडा में लेने जाते हैं या कॉमर्शियल में मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी आप करेंगे तो 50 लाख से 1 करोड़ रुपए के बीच में आती है। Right. तो आपका हार्ड अर्न मनी लगता है उसके अंदर, तो आपको एक लीगल सलाह एग्रीमेंट पे ज़रूर लेनी चाहिए, उसके बाद ही आपको एग्जीक्यूट करना चाहिए अपना एग्रीमेंट। तो जो हम आजकल मॉल स्पेसेस देखते हैं, काफ़ी मॉल स्पेसेस क्रिएट हो जाती हैं लेकिन ऑक्यूपाई नहीं होती। तो ये जी। डिमांड सप्लाई गैप है, ये किस वजह से आ रहा है? देखिए नया गुड़गांव की मार्केट को भी मैंने स्टडी करा है और नोएडा की भी मार्केट को स्टडी करा है। जो देखने में आया है, जो मॉल्स बने हैं 70% आज की डेट में वो फेल हैं। रीज़न डेवलपर की वर्किंग फुटफॉल सबसे बढ़िया। अगर कोई मॉल चलेगा तो वहाँ पर फुटफॉल चलेगा, फुटफॉल होगा तो वो मॉल चलेगा। प्लानिंग, लैक ऑफ प्लानिंग। इवन सेंट्रल नोएडा में भी प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर ओसी आ गया है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट डेवलपर नहीं ले पाया है, देन लीजिंग नहीं कर पाया है। अब क्या होता था कि पहले मिनिमम लीज गारंटी कर देते थे लोग। जैसे कोई रेस्टोरेंट आता था तो वो कहते थे कि इतनी, हल्दीराम जैसे आ गया या कोई भी ब्रांड आ गया तो लोगों का ये क्रेज होता था। ब्रांड्स का भी फर्क पड़ता है, उस मॉल में कौन से ब्रांड्स एग्जिस्टिंग है उससे भी कई बार फुटफॉल्स अट्रैक्ट होते हैं। बिल्कुल, उसमें क्या होता है कि लोगों को ये होता है कि मेरा टेनेंट जो हो बैंक हो कोई, या मेरे को हल्दीराम जैसी फूड चेन मिल जाए। तो ये सारे डेवलपर सेफ है। बिल्कुल, डेवलपर को लगता है 5 से 7 साल लगते हैं एक कॉमर्शियल प्रोजेक्ट को बनाने में। Right. तो वो सारा पेपर वर्क पे ही क्लाइंट्स को लेके आते हैं शुरू में, और उसी ट्रैप में ज़्यादातर क्लाइंट अगर वो एग्जीक्यूशन नहीं कर पाता तो वहाँ पर ये चीज़ें डिले होती हैं, और ये रेरा में भी केसेस जाते हैं और कंज्यूमर फोरम में भी केसेस जाते हैं। जो वर्चुअल स्पेसेस हैं, वर्चुअल ऑफिसेज हैं, वो किस तरीके से डिफरेंट है नॉर्मल कमर्शियल प्रॉपर्टी से? ये कमर्शियल बायर्स को क्यों ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं और इसमें क्या रिस्क है, फाइनेंशियल और लीगल बोथ? देखिए नया वर्चुअल स्पेसेस जो होती हैं, एक तो उसकी जो सपोज करो किसी ने कम इन्वेस्ट करना है तो वो 20-25 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाती हैं नॉर्मल इन्वेस्टमेंट। आपका कम इन्वेस्टमेंट लगता है, प्लस आपको लीज गारंटी मिल जाती है। आप देखेंगे बड़े बड़े आईटी स्पेसेस जो होते हैं वहाँ पर लोग क्या करते हैं, कोवर्किंग होते हैं नोएडा के अंदर, तो इन जगह से जो लीज कलेक्ट होता है वो प्रमोटर उसमें आके डिस्ट्रीब्यूट करता है सबको, और आपको किसी टेनेंट को ढूंढना नहीं है। आपका क्या कहते हैं, एक टाइम बच जाता है, उसके वजह से उन्हें एक लीज गारंटी मिल जाती है उसके अंदर, उस प्रोडक्ट के अंदर। तो अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो उस केस में हमें रेरा अप्रोच करना चाहिए, सिविल कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट, कहाँ जाएं? देखिए इन कॉन्सेप्ट्स में दिक्कत ये आती है कि आपकी लीजिंग हो गई और डेवलपर बढ़िया है तो आपको रेंटल टाइम से मिलता रहेगा। अगर आपको टाइम से रेंटल नहीं मिल रहा, दिक्कत वहाँ आती है, या फुटफॉल नहीं है जैसा कमिटमेंट करा था, क्योंकि उसके बाद भी डेवलपर जब आपको सेल कर देता है प्रोडक्ट, उसके बाद क्या होता है कि आप बीच में अलग लोग होते हैं जो
मीडिएटर्स होते हैं जो इस एग्रीमेंट को फॉलो करते हैं, तो वहाँ पर दिक्कत आती है, तो फिर आप रेरा को भी अप्रोच कर सकते हैं और कंज्यूमर फोरम। डिपेंड्स कि किस टाइप का आपका बिल्कुल dispute। बिल्कुल। और क्या हम अब ये मान लें कि नोएडा नेक्स्ट कमर्शियल इन्वेस्टमेंट का हब बनता जा रहा है, या फिर उसकी तुलना अभी भी दिल्ली और गुड़गांव से करना बेमानी है? रीज़न ये है कि देखिए, सब लोग ये चाहते हैं कि उनका टाइम बचे ऑफिस जाने में। आज की डेट में जो नोएडा का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें जो सड़कें हैं वो काफ़ी चौड़ी हैं। दिल्ली में अगर कोई ऑफिस है तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा नहीं है, क्योंकि अपने ऑफिस में वो जाएगा तो उसे 1 घंटा 2 घंटा जाम में लग जाएगा। और नोएडा का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि एक्सप्रेसवे कनेक्टेड हैं, आप ईजिली ऑफिस टाइम से पहुँच सकते हैं। इवन जहाँ पर बड़े बड़े इंडिया के अंदर शहर हैं वो अपने ऑफिस में ट्रैफिक कंजेशन की वजह से बेटर प्लान्ड भी है। वो बिल्कुल नोएडा में शिफ्ट कर रहे हैं अपने ऑफिसेज, क्योंकि यहाँ पर वो ऑफिस की कॉस्ट उनकी कम आ रही है। ऑफिस आप खरीदेंगे तो ऑफिस की कॉस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर कम आएगा। तो इन कंपैरेटिव बेंगलोर में अगर आपका जो ऑफिस है अगर आप उसे नोएडा में शिफ्ट कर रहे हैं तो आपकी कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पर कम आएगी। तो इस वजह से यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस एयरपोर्ट आ रहा है नोएडा के अंदर, जेवर एयरपोर्ट। फॉर्चून 500 कंपनीज अपना यहाँ पर डाटा सेंटर बनाती जा रही हैं, आईटी कंपनीज आ रही हैं, सारे आ रहे हैं, अपना लैंड बैंक खरीद रहे हैं। इवन वो इस वजह से भी है शायद क्योंकि यहाँ पर इन्फ्लक्स ज़्यादा है टियर 2 टियर 3 सिटीज़ के लोगों का। वो ज़्यादा यहाँ पर सेटल हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर वर्कफोर्स मैन पावर भी मतलब ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू दिल्ली। देखिए, इंडिया के अंदर अगर हम आईटी की बात करें तो बेंगलोर है और एक हमारा नोएडा है, और उसके बाद मुंबई। ये 3-4 शहर हैं जहाँ पर आईटी वाले अपना पहले यहाँ आते हैं, फिर उसके बाद यूएस वगैरह जाते हैं ये लोग। तो एक गुड़गांव के बाद अब नोएडा ऐसी लोकेशन है जो गुड़गांव के बड़े डेवलपर्स थे वो भी नोएडा शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि लैंड बैंक उन्हें सस्ता मिल रहा है इन कंपैरेटिव गुड़गांव। और यहाँ पर भी इन्वेस्टर दिल खोल के पैसा लगा रहा है आज की डेट। तो वाकई ये फॉर्च्यून 500 कंपनीज आ रही है या सिर्फ एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है? नया अभी 10% कंपनीज आई है, 90% बाकी है। 90% बाकी है, तो अभी बहुत स्कोप बाकी है। और इवन अभी हमारा जो नोएडा है वो उसमें 3 अथॉरिटीज आती हैं, नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी एंड यमुना अथॉरिटी। अब क्या प्लानिंग चल रही है कि नोएडा को एक्सपेंड कर रहे हैं। जो नोएडा का एरिया है वो अलीगढ़ तक आपका अलीगढ़ में कुछ स्पेस आ रही है, कुछ यहाँ गाजियाबाद तक की स्पेस आ रही है। तो ट्रायंगल बन रहा है एक इस साइड से, एक्सप्रेसवे की साइड से उस एरिया को एक्सपेंड कर रहे हैं। तो एक अथॉरिटी हो सकता है आने वाले टाइम में हमें और मिले। और ये जो आजकल ट्रेंड बन गया है कि हम स्टूडियो अपार्टमेंट्स में इन्वेस्ट करें, खासतौर पर नोएडा के पर्सपेक्टिव में बात करें, तो ये कितना अट्रैक्टिव और सेफ ऑप्शन है? देखिए, इनकी स्टूडियो अपार्टमेंट्स इसलिए बेस्ट हैं क्योंकि जैसे ब्रांडेड रेजिडेंसी का कॉन्सेप्ट है, और बड़े बड़े ब्रांड्स जो इंटरनेशनल, मैं बात करता हूँ एली साहब की बात करता हूँ, तो एली साहब जैसे अब आ रहे हैं, तो अब उनका जो प्रोजेक्ट 97 में आया है तो उसमें क्या है कि अपना ये ब्रांड्स अपना स्टेब्लिश करेंगे यहाँ पर। तो वो मॉल को पूरा अपने पास ही रख रहे हैं, मतलब कि कोई भी इन्वेस्ट करेगा तो लीजिंग उन्हीं के पास है। और ऐसे ब्रांड्स हैं, जैसे आप बात करेंगे तो डीएलएफ मॉल। दिस इज अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? दिस इज अ गुड थिंग फॉर इन्वेस्टर। अगर आप कोई इन्वेस्ट कर रहा है वहाँ पर और लीजिंग ब्रांड ही अपने आप में दे रहा है, और ब्रांड वो छोटा नहीं है, इंटरनेशनल ब्रांड है, तो इस टाइप के ब्रांड्स अगर आपको इन्वेस्टमेंट मिल रहा है तो बहुत बढ़िया है। और अगर कमर्शियल रियल एस्टेट की बात करें तो वहाँ पर छोटे निवेशकों के लिए कितना सेफ माहौल है, और असली मुनाफा क्या सिर्फ बड़े निवेशकों को होता है या छोटे निवेशक भी इस तरह के प्रॉपर्टीज देख सकते हैं? देखिए, छोटा इन्वेस्टर हो या बड़ा इन्वेस्टर, देखिए बड़ा इन्वेस्टर तो बड़ी रिसर्च करके इन्वेस्ट करता है, और जब अमाउंट ज़्यादा होती है तो वो उनकी टीम पूरी मैनेज करती है कि कैसे इन्वेस्ट करना है। मगर फंसते हैं छोटे इन्वेस्टर, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज के वजह से। एक तो उन्हें जैसे ट्रैप में बिल्डर या कोई ब्रोकर उन्हें बताता है वो वैसे ही सुन के इन्वेस्ट कर देते हैं। तो उन्हें गाइडलाइंस के हिसाब से या रिसर्च करके उन्हें भी इन्वेस्ट करना चाहिए कि प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि जो लोकेशन भी अच्छी हो, डेवलपर की क्रेडिबिलिटी भी अच्छी हो। सारे फैक्टर्स देखने चाहिए, लेकिन सब कुछ तो नहीं मिलता है ना जीवन में, कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना हो। छोटे इन्वेस्टर के लिए नया एक चीज़ है कि इंडिया में आज की डेट में रिट्स फंड है,
और रिट्स फंड में आप छोटी इन्वेस्टमेंट लगा सकते हो और एक बड़े जैसे कॉमर्शियल में रिटर्न आते हैं वो आप एक इन्वेस्टमेंट का मजा ले सकते हैं। इस बीच आपसे सवाल मेरा ये है कि वैकेंसी रिस्क कमर्शियल प्रॉपर्टी में कितना बड़ा रिस्क हम माने, और एनसीआर में कौन से ऐसे सेगमेंट्स हैं वैकेंसी जिसमें सबसे ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व रहता है? देखिए, रेजिडेंशियल जो अभी तक प्रोजेक्ट्स थे, जैसे हमने 2016 से पहले देखा है, एक हमारे पास थे बिल्डर्स, काफ़ी बिल्डर्स जेल भी गए हैं और काफ़ी बिल्डर्स क्या कहते हैं डेवलप नहीं कर पाए, जिनके साथ को डेवलपर्स आए हैं। 2016 में रेरा कानून आया जिससे आज की डेट में को डेवलपर भी आए प्लस स्वामी फंड भी आया जो डेवलपर काम नहीं कर पा रहा था। जैसे प्रोजेक्ट की कॉस्ट थी, पहले उन्होंने 2010 में लैंड खरीद रखी थी, वो सस्ती थी, अब लैंड एप्रिसिएशन कर गई 2018-19 में, तो उनके चांसेस बढ़ गए। स्वामी फंड ने भी उन्हें फंडिंग कर दी आज की कॉस्ट के हिसाब से, जिससे कि जो छोटा इन्वेस्टर था जो फंसा हुआ था, जिसकी क्या कहते हैं एक रेंट भी जा रहा था और ईएमआई भी जा रही थी, तो गवर्नमेंट की पहल से वो निकल चुके हैं आज की डेट में। जैसे अमरपाली में कितने फ्लैट्स थे वो सारे हैंड ओवर हो गए हैं। अभी रिसेंटली न्यूज़ जो आपकी आई है सुपर टेक की, लेकिन क्वालिटी सफ़र करती है। आई फील कि वो अब फिर बस जैसे तैसे रेडी करके हैंड ओवर हो जाते हैं। देखिए, दो फैक्टर्स आते हैं नया। अगर किसी ने 2010 में इन्वेस्टमेंट करी होगी तो उसने उसी हिसाब से पैसा दिया होगा, और डेवलपर आज की कॉस्ट के हिसाब से उसे नहीं मैनेज कर पाएगा। आज जो कॉस्टिंग आ रही है 2000 फुट की, वो 3 करोड़ के आसपास आ रही है नोएडा के अंदर, और उस टाइम उसने 30 लाख रुपए में खरीदा था। तो दोनों फैक्टर्स को मैनेज करना है गवर्नमेंट ने, तो वो चीज़ें काफ़ी हद तक डेवलप्ड हो रही हैं आज के डेट। तो वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। वहाँ तो कॉम्प्रोमाइज़ कर, अगर इन्वेस्टर को ये लग रहा है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी में रिस्क भी ज़्यादा है, लेकिन एक तरफ आपको ये भी लालच है कि आपका टेनेंट स्ट्रांग है। अब मैं स्ट्रांग इसलिए कह रही हूँ कि आपने उसकी प्रोफाइल देखी और आपको लग रहा है कि स्ट्रांग है, लेकिन प्रोफाइल में भी तो रिस्क हो सकते हैं। वो कौन से रिस्क हैं? देखिए, जब हमारे पास कॉमर्शियल के अंदर लीजिंग आती है तो हम देखते हैं कि लार्ज स्पेसेस होती हैं, तो वहाँ पर बैंक्स आते हैं। बैंक्स एक अच्छा टेनेंट होता है, वहाँ पर आपको जो डेट बताई उस पर आपको रेंट आएगा। एमएनसीज होती हैं, ये अच्छे होते हैं। अब आप बात करते हैं इसी को कंपेयर आपने बिग ब्रांड्स का भी एग्जांपल दिया था, जैसे आप हल्दीराम हो गया, बैंक्स को देना चाहेंगे क्योंकि वो एक सेफ प्रोफाइल है। बिल्कुल। अब आप बात करें, आपने बताया था वर्चुअल स्पेसेस। अब क्या होता है, जैसे एक फ्लोर प्लेट है 10,000 स्क्वायर फीट की, कोई इन्वेस्ट करना चाहता है 100 स्क्वायर फीट का, तो वो एमएनसी को बिल्डर लीज कर देते हैं, बड़ी आईटी कंपनीज को, जैसे HCL हो गया, एडोबी हो गया, तो वो 100 स्क्वायर फीट की कॉस्ट ऐसी आती है 15 से 20 लाख रुपए, और उसमें आपको एक फिक्स्ड रेंटल वो एश्योर्ड कर देते हैं, क्योंकि एमएनसी टाइमली आपको देती है, जिसमें आपका रिस्क फ्री हो जाता है एक इन्वेस्टमेंट। ये वर्चुअल का कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं, ये आपकी होटल चेन से टाई अप्स होते हैं इनके, तो उसमें भी एक अच्छा रेंटल मिल जाता है। जैसे मैं बात करूं, अगर 1 करोड़ रुपए की कोई इन्वेस्टमेंट जा रही है कमर्शियल में, तो वहाँ पर आपको 50 से 55 हज़ार रुपये की एक लीज असिस्टेंस मिल जाती है बिल्डर की तरफ से, जो आज गारंटी तो वो नहीं देते मगर असिस्टेंस बता देते हैं कि आप 4 साल में 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करोगे तो आपको 50,000 रुपये का रेंटल मिल जाएगा। राइट। लेकिन जो एग्जिट प्लान जिसकी हम बात इनिशियली कर रहे थे पॉडकास्ट में, बहुत ज़्यादा डिलेड हो गया है एग्जिट प्लान, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है ये एग्जिट प्लान, और ख़ासतौर पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा की प्रॉपर्टीज़ में, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में ये देखा जा रहा है। व्हाई इज इट सो? देखिए, अगर आप प्रॉपर्टी किस बंदे से खरीद रहे हैं ये भी डिपेंड करता है, और वो आपको रॉन्ग कमिटमेंट कर रहा है, आपको एक लाइफ साइकिल नहीं बता रहा प्रोडक्ट की। सपोज करो वो सेल करने में आपको बता रहा है कि मैं 6 महीने में सेल कर दूंगा, तो वो चीज़ें नहीं होती। प्रॉपर्टी की एक साइकिल होती है। रेजिडेंशियल में आप जा रहे हो तो अंडर कंस्ट्रक्शन में आपको 3-4 साल रुकना है। तो अलग अलग टाइप के में अलग अलग साइकिल सबका। अगर आप रेजिडेंशियल में जा रहे हो तो 3 से 4 साल आपको वेट करना है। अब लोग क्या करते हैं कि वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बता के इस प्रोडक्ट को बेच देते हैं, तो वहाँ पर रिस्क आता है। कॉमर्शियल में आपको 5 से 10 साल के लिए जाना ही जाना है, तो दोनों का टेन्योर अलग है। कमर्शियल में भी सब सेगमेंट्स में सबके एग्जिट प्लान्स अलग अलग हैं। मैम देखिए, अगर सपोज करो आपने एक ऑफिस स्पेस खरीदा है नोएडा में, ठीक है, और वो ऑफिस स्पेस आपने खरीदा है रेंटल के लिए, रेजिडेंशियल लेते हो आप रहने के लिए, ठीक है, वो आप रेंटल वैल्यू के लिए नहीं लेते। कॉमर्शियल अगर आप रेंटल के लिए ले रहे हो उसमें एप्रिसिएशन भी आएगा, जहाँ एप्रिसिएशन ज़्यादा होगा
रेजिडेंशियल में 2% का रिटर्न आएगा साल का, 2 से 3%। कॉमर्शियल में आपका आएगा 6 से 9% का। तो रिस्क भी कॉमर्शियल में थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा होगा। होता है, तो लेकिन वो रिटर्न उसी भी हम उसी के पोर्टफोलियो में कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट देते हैं जो रिस्क ले सकता है। अब सपोज करो जो सेल कर रहा है वो पूरा पोर्टफोलियो ढंग से मैनेज नहीं करता, तो वहाँ दिक्कत आती है। तो रिटर्न इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिस्क, या यस कह यस सकते हैं यस, कि बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है डायरेक्टली ही, प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली ठीक प्रोपोर्शनल है। है। कोई ऐसा केस स्टडी आप हमारे लिसनर्स को बताना चाहें कि ये क्लासिक केस स्टडी है जिसको ध्यान में रखकर आप अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन बातों को ध्यान में रखें। दीज आर द 5 थिंग्स इस केस स्टडी में आप देख लीजिए। देखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बताना चाहूँगा नेहा, कि सोसाइटी की जो शॉप्स होती हैं ना, जितनी भी आपने देखा होगा, वो सोसाइटी की सारी शॉप्स बहुत बढ़िया रिटर्न देती हैं मार्केट में, और वो डिमांड में भी ज़्यादातर रहती हैं। उसके अलावा आपका सेकंड ऑप्शन अगर मैं जाऊँ तो वो आ जाता है हाई स्ट्रीट। हाई स्ट्रीट मार्केट होती है। मॉल्स इतने देखा गया है कि 50-50 रहता है मॉल्स का, कि डेवलपर के ऊपर है या लोकेशन के ऊपर है या फुटफॉल के ऊपर है। तो सारी चीज़ें जब बढ़िया होती हैं जब जाके कमर्शियल मॉल चलता है, और उसमें इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होता है। तो हाई स्ट्रीट मार्केट, सोसाइटी शॉप और स्टूडियो अपार्टमेंट, नोएडा में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो ये बहुत क्लासिक एग्जांपल हैं जहाँ पर आप इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। आपके पास ऐसा कोई केस आया हो, क्योंकि आप खुद देखिए, हम तो पोर्टफोलियो बनाते रहते हैं, और हमारे आज की डेट में एनआरआई क्लाइंट्स भी हैं, तो हम स्टूडियो अपार्टमेंट्स में डील। एनआरआईज यूजुअली रेजिडेंशियल में इन्वेस्ट करते हैं या कमर्शियल दे, मतलब लेते हैं वो रिस्क? क्योंकि देखिए, क्या उनके लिए बहुत हाई रिस्क है ये, बिकॉज वो वहां से मॉनिटरिंग करना क्या हुआ कब हुआ। देखिए हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हम पूरा उनका मैनेज करते हैं पोर्टफोलियो। और उनका क्या होता है कि एक, जैसे उनके मदर फादर रह रहे हैं, बेटा यूएस में नौकरी कर रहा है, तो वो चाहता है कि मेरे फादर मदर का जो, अगर वो 2 बेडरूम में रह रहे हैं तो वो रिवाइज करके 3 बेडरूम में आ जाएं, या एक प्लॉट ले लें या एक कोठी ले लें। तो इस टाइप से वो अपनी इन्वेस्टमेंट को रिवाइज करते हैं। राइट। देन कॉमर्शियल स्पेसेस में आते हैं, वो ऑफिस स्पेसेस में लगाते हैं पैसा, या रेंटल के लिए स्टूडियोज में लगाते हैं। तो इस टाइप की इन्वेस्टमेंट करते हैं एनआरआईज। और आजकल रीट्स फंड्स को कमर्शियल प्रॉपर्टी का एक सेफ ऑप्शन माना जा रहा है। रिटेल इन्वेस्टर रीट्स को डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या ओनरशिप के ऑप्शन के तौर पर क्या देख सकते हैं? रिटेल इन्वेस्टर अगर कोई जैसे स्टार्ट करता है, जॉब स्टार्ट करता है, तो वो म्यूचुअल फंड में आजकल क्रेज़ है लोगों का कि इन्वेस्टमेंट करें। तो जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड, रिट्स इज़ अ प्रोडक्ट जो म्यूचुअल फंड की तरह ही ऑपरेट होता है, और सेबी इसे पूरा लुक आफ्टर करता तो है। ये डिफरेंट एसेट क्लास है। डिफरेंट एसेट क्लास नहीं है ये रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट। इसमें आज की डेट में 5 कंपनीज हैं जो ट्रस्ट हैं, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो ये ट्रस्ट हैं, जैसे माइंड फोर्स हो गया, और ब्रुकफील्ड हो गया, नॉलेज करके है, 4-5 ऐसे ट्रस्ट हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप इसमें 400 रुपीज़ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग जो है 400 रुपीज़ भी इन्वेस्ट कर पर सकते क्या हैं। इसके बारे में लोग अवेयर हैं कि ऐसा किया जा सकता है? अब तो अवेयरनेस आ रही है, जैसे आपके डीमेट अकाउंट होते हैं, आप शेयर्स खरीदते हैं, वैसे ही आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 1000 रुपये की भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप मंथली इसके अंदर, SIP के थ्रू। अब कुछ व्यूअर्स के सवाल ले लेते हैं। हम नोएडा से एक सवाल लेते हैं। अमित वर्मा ही पूछ रहे हैं, मुझे एक शॉप दी जा रही है विद अ श्योर रिटर्न, लेकिन जो अग्रीमेंट में रेट गारंटी है वो क्लियरली नहीं मेंशन्ड है, तो ऐसे में क्या ये रेड फ्लैग है? बिल्कुल रेड फ्लैग है। नया ऐसा होता है कि एग्रीमेंट, मैंने आपको कहा ना, कभी भी आप करो, क्योंकि आप लाखों करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसे आप एक अच्छे लीगल एक्सपर्ट को ज़रूर दिखाएं। क्योंकि लीज गारंटी किस लिए, किस वजह से वो किस प्रोडक्ट पे कर रहा है, या तो उसका LOI साइन होगा, किस ब्रांड के साथ उसका LOI है, ये ज़रूर देखना है। क्योंकि बिल्डर तो वादा कर देता है, मगर एंड में पोजीशन के टाइम पे हाथ भी खड़े कर देता है। तो हमें एग्रीमेंट ज़रूर देखना है, और बिल्डर कितना पुराना है, और उसने दूसरे पुराने मॉल्स में भी अपने क्लाइंट्स को वो फैसिलिटी दे पा रहा है, अपने कमिटमेंट्स पूरे करे हैं, तो ये हमें देखना है। राइट। और एक और सवाल है, गुरुग्राम से पूजा सिंह पूछ रही हैं, मुझे कमर्शियल प्रॉपर्टी लेनी है 50 लाख के बजट में, क्या लेना सही रहेगा? स्टूडियो, शॉप, ऑफिस स्पेस या फूड स्पेस, क्या सजेस्ट करेंगे आप? देखिए, अगर किसी अच्छी चेन से, उनका क्या कहते हैं, होटल से लीज हुआ है,
और डेवलपर भी बढ़िया है तो वो स्टूडियो अपार्टमेंट के लिए जा सकते हैं। 50 से 60 लाख में काफ़ी ऑप्शन मिल उन्होंने जाएंगे। शॉप, ऑफिस स्पेस या फूड स्पेस, 4 ऑप्शंस में से एक, तो आप सजेस्ट करते हैं कि स्टूडियो अपार्टमेंट लेना मैम चाहिए। स्टूडियो अपार्टमेंट में जा सकते हैं, और अगर वो शॉप इस अमाउंट में शॉप जो है ना वो छोटी मिलेगी, तो ऑफिस स्पेस में एक बड़ा साइज मिल जाएगा उन्हें डेवलपर के पास, तो वहाँ पर उनको चांसेस हैं कि रेंटल अच्छा है। मनोज, अगर आप हमारे व्यूअर्स और लिसनर्स को टिप देना चाहें जब वो कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, तो कौन से वो 5 सवाल हैं जो उन्हें बायर से करने चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल? जब वो खरीदने जा रहे हैं तो बिल्डर से उन्हें कौन से 5 सवाल करने चाहिए? देखिए, आपको प्रोडक्ट की लोकेशन देखनी है सबसे पहले। सेकंड, आपको डेवलपर की क्रेडिबिलिटी देखनी है। कोशिश करें कि उसका पास्ट में एक जो प्रोजेक्ट आप खरीद रहे हो वैसा एक प्रोजेक्ट रेप्लिका हो, वो दूसरा हो, मतलब कि उसको एक्सपीरियंस हो, नया ना हो कि फर्स्ट डेवलपर है और आप उसी के साथ उसका रिस्क अपने ऊपर ले रहे हैं इन्वेस्ट तो उसकी करके। प्रोफाइल चेक करें। प्रोफाइल चेक करनी है। तो अगर ब्रांडेड बिल्डर के साथ जा रहे हैं लेकिन तो- वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन मुझे वो लग अट्रैक्टिव रहा है, तो फिर मैं क्या करूँ? उसमें हम उसका एग्रीमेंट चेक कर सकते हैं। दूसरा, हम उसमें ये देख सकते हैं कि बैंकेबल है क्या वो। अगर बैंक उसमें लोन दे रहा है तो हमें समझ में आ जाता है कि थोड़ा सा रिस्क कम है इसके अंदर। ठीक है, हम रेरा की साइट पे उसके सारे नक्शे चेक कर सकते हैं, रेरा की साइट पे कि ये कैसा है। और हमें ये भी देखना चाहिए कि ब्रांडेड वाले जो आ रहे हैं वो नए नहीं हैं। ब्रांड भी अगर उनके साथ आई है पहले ना से तो वो उनके पहले हैं। से कर रहे हैं। तो हमें ये देखना है, अगर बिल्डर गुड़गांव से आया है तो गुड़गांव के जो उसके प्रोजेक्ट हैं क्या उसमें उसने लीज दी थी? नहीं, लेकिन मान लीजिए ब्रांड अच्छा है, मैं ब्रांड का नाम नहीं लूंगी, लेकिन उनका फोर्टे रियल एस्टेट नहीं है। दे आर इनटू मेडिकल, दे हैव हॉस्पिटल्स, दे हैव अ सर्टेन ब्रांड इन हॉस्पिटल्स, बट रियल एस्टेट इज द न्यू एंट्री। देन शुड आई गो फॉर द नेम और शुड आई गो फॉर द क्रेडिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ द फोर्टे? मतलब बिल्कुल। उनका वो मेन एरिया नहीं है। बिल्कुल, मैं बताता हूँ। ऐसा है कि ब्रांडेड जितने भी आ रही हैं ना, ये सारे एलीट क्लास को ज़्यादा ध्यान में रख के कर रहे हैं। तो एलीट क्लास को अगर वो ध्यान कर रहे हैं तो उनका जो स्टार्टिंग रेंज ही है ना वो 2 करोड़ से अबव या राइट। है ना। और उनके जो पोर्टफोलियो जा रहे हैं वो 2 करोड़ भी आपने कम बोला है। हाँ, It's 2 more करोड़ than that. 2 करोड़ मोर देन है, 30 करोड़ तक उनके जा रहे हैं। इवन ब्रांडेड रेजिडेंसी जैसे आई हैं बड़ी बड़ी, 15 से 30 करोड़ के नॉर्मल टिकट साइज हैं और पब्लिक खरीद भी रही है। तो वो लोग हैं। हम भी उन इन्वेस्टर्स के साथ बैठते हैं तो उनका ये है कि मैं एक लाइफस्टाइल जीना चाहता हूँ। बेसिकली एलीट क्लास पैसा नहीं देखता फिर उस सेगमेंट में जाकर। फिर एक वो होता है कि जैसे आपने देखा होगा, मतलब ये लग्जरी हैंडबैग जैसा है गुड़गांव कि में आप एक बैग के लिए बिल्कुल। 10 से 15 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं, लेकिन आपको उसकी पहचान है कि वो रियल है। दुनिया भी जानती है कि आपने उसमें इन्वेस्टमेंट किया है क्योंकि वो एक ब्रांड है, बट वो सिर्फ एक लग्जरी प्रोडक्ट है जिसमें आपका लाइफस्टाइल दिखता बिल्कुल। है। तो लाइफस्टाइल चॉइस। जैसे आपने देखा होगा गुड़गांव में 200 करोड़ तक के अपार्टमेंट आपने सुना होगा कि सेल हो गए। हाँ। तो वो कॉन्सेप्ट भी आपको 2 से 4 साल में यहाँ पर दिखेगा, क्योंकि जो ग्रोथ है यहाँ पर है उस तरह की। 30-40 करोड़ रुपए, क्योंकि एयरपोर्ट आ रहा है ना मैम, एयरपोर्ट आ रहा है, फिल्म सिटी का अभी स्टार्ट हो गया, फॉर्मूला 1 हमारे नोएडा में ही होता है, ऑटो एक्सपो पहले दिल्ली में लगते थे, अब कहाँ लगते हैं? नोएडा में लगते हैं। तो कमीलिया और मैग्नोलिया जैसे यहाँ पे भी आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आप ये देखिए ना कि जो लोग पहले नोएडा से गुड़गांव जाते थे जॉब करने, आपने देखा होगा, आप न्यूज़ में देखते हैं कि लंबे 4-4 घंटे की 5-5 घंटे के जाम लगते हैं गुड़गांव में। राइट। वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर नोएडा में ही है। तभी यहाँ की जो डेवलपमेंट है, एयरपोर्ट और ये फॉर्च्यून 500 कंपनी जो मैंने आपको बताया ना, अभी 10% आए हैं। नहीं, और एक माइंडसेट में भी चेंज। पहले लोग लुक डाउन करते थे नोएडा में इन्वेस्टमेंट, मतलब वहां पर क्यों रहेंगे। अब वो माइंडसेट आई थिंक चेंज हो गया है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा जो आपने भी फील करी होगी। लास्ट के 10 ईयर्स में क्या हुआ है, कुछ लोगों ने डेवलपर्स के साथ ना इन्वेस्ट करा था, उनका ट्रस्ट चला गया था, नोएडा से ट्रस्ट चला गया था। तो आज उनका ट्रस्ट दोबारा, वही इन्वेस्टर हमारे पास दोबारा आ रहे हैं जिन्होंने जेपी में खरीदा था या अमरपाली में खरीदा था। अब 2016 के बाद जो रेरा की गाइडलाइंस आई और अब जो डेवलपर को डेवलपर का सिस्टम आ गया कि एक डेवलपर नहीं बना पा रहा तो दूसरा डेवलपर आके उसे प्रोजेक्ट को हैंड ओवर कर रहा है, और योगी सरकार भी टाइमली देख रही है। और अभी 3 से 4 साल पहले सारे टाटा ने हैंड ओवर कर दिया है, बिरला आ रहा है नोएडा के अंदर, तो बड़े बड़े ब्रांड्स आ रहे हैं और नोएडा में इस टाइम सारी ग्रोथ स्टोरी नहीं बन रही है। राइट। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मनोज जी, और काफ़ी इंटरेस्टिंग और
अनुभवी टिप्स आपने यहाँ पर दिए हैं, क्योंकि आपका मुझे लगता है रोज़ राब्ता होता है ऐसे लोगों से जो आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किस तरीके से सिर्फ एक सेफ इन्वेस्टमेंट के तौर पर ना देखें, उसमें भी रिस्क इन्वॉल्व है। और ख़ास तौर पर अगर एंट्री आसान है लेकिन उसके बाद आपको एग्जिट प्लान भी सोचना है, इसके बारे में भी फोकस रहना चाहिए, ये शायद बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल नेहा, जब हम किसी का पोर्टफोलियो बनाते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बनती है कि उसको एग्जिट के लिए उसका टेन्योर हम उसका माइंड मेकअप शुरू में ही लेके चलें और उन्हें बता के चलें कि अगर आप कमर्शियल में कर रहे हैं तो 5 से 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करें, रेजिडेंशियल में कर रहे हैं तो उन्हें एक पोर्टफोलियो में एग्जिट प्लान हमें शुरू में ही बताना पड़ता है, जब भी एक सक्सेसफुल रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट हम करा सकते हैं। राइट तो सिर्फ वहाँ के जो अट्रैक्टिव आपको इनकम गारंटी की जा रही है या फिर आपको रिटर्न गारंटी किया जा रहा है, सिर्फ वही मत देखिए, एक एग्जिट प्लान के बारे में भी सोचिए, किस तरीके से आप वहाँ पर वैकेंसी रिस्क उठा रहे हैं वो भी देखिए, और तमाम तरीके की लीगल इन्फॉर्सिबिलिटीज़ यहाँ पर मनोज जी ने आपको बताई हैं। तो अपने प्रॉपर्टी को सोच समझ कर खरीदिए, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे वो रेजिडेंशियल हो, दोनों ही अपने अपने रिस्क के साथ आती हैं। ये नहीं कि कमर्शियल की वायबिलिटी इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट ज़्यादा है तो आप उस तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो। यहाँ पर मनोज जी ने अपने इस पूरी बातचीत में सबसे बेहतरीन चीज़ जो बताई और जो मेरा टेक अवे है वो ये है कि रिस्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिटर्न। यस, तो जितना ज़्यादा आपको रिटर्न मिल रहा है, रिस्क भी आप उतना ज़्यादा ले रहे हैं, तो उतना लोड ले भी रहे हैं, तो उतना ज़्यादा रिस्क के लिए तैयार भी रहिए। तो आज का हमारा पॉडकास्ट प्रॉपर्टी से फ़ायदा में बस इतना ही, लेकिन हम एक नए टॉपिक के साथ, नए गेस्ट के साथ कोशिश करेंगे कि तमाम जो प्रॉपर्टी रिलेटेड आपकी क्वेरीज हैं, आपकी जो मन में सवाल हैं, या फिर आप जब कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं अलग अलग तरीके की, तो उसमें किस तरह की बातों को आपने ध्यान में रखना है, वो एक्सपर्ट टिप्स के ज़रिए आप समझ सकते हैं। तो अगर आपके मन में भी प्रॉपर्टी से जुड़े कोई सवाल हैं तो आप हमें भेज सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स उनका जवाब देंगे। और अगर फिर भी आपके मन में क्वेरीज हैं तो सवाल भेजते रहिए, ये झड़ी जारी रखिए, इसका नॉन स्टॉप जारी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप हमसे पूछेंगे, जितना ज़्यादा आपकी क्वेरीज होंगी, हमें लगेगा कि आप हमसे जुड़ रहे हैं और आप हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं।